नमस्कार। बॉस्टन सतीश झा देश परदेश में आपका स्वागत है। आज बजट का दिन था और एक नई तरह का बजट हमारे सामने पेश किया गया। उसे देखें तो लगता है कि ये सपनों के सौदागर ने कुछ चीज़ें उसमें जोड़ दी हैं। पहली बात तो हमें लगी कि हर चीज़ में एक अमृत काल की बात हुई। 25 साल बाद जो काम करेंगे आज उसका नतीजा निकलेगा, तब तक आप इंतज़ार कीजिए। दूसरी बात थी बजट बनाने की। बजट बनाने में ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है जिसका ज़िक्र हो, जिससे लगे कि ये कोई ख़ास बजट है। इसके अलावा कि इसमें गरीबों के लिए कुछ नहीं है। इसमें सब कुछ अमीरों के लिए है, सब कुछ पढ़े लिखे लोगों के लिए है। वो चीज़ें हैं जिनका ज़िक्र दुनिया में और जगह नहीं होता सरकारी नीतियों में। लेकिन जो कुछ सपने हैं, वो सब जोड़ के रखे गए हैं। क्रिप्टो करेंसीज़ को डिजिटल करेंसी बनाया जाएगा, उसके सामने रखा जाएगा। तरह तरह की बातें हुई हैं। उसमें आप देखेंगे जिक्र होता है पोर्टल का, जिक्र होता है तमाम तरह की टेक्नोलॉजी का। कहीं गरीबों का जिक्र नहीं होता उसमें। कहीं बजट एक सालाना काम होता है। 25 साल का काम जो है, पहले 5 साल वाला काम योजना आयोग करता था, उसको हटा दिया गया। वो अच्छी बात थी, क्योंकि मैं करीब 15-20 साल से कहता रहा हूँ कि जैसे बच्चे, हम उनका ख्याल 5 साल तक नहीं करते, 20-25 साल तक करते हैं। तो योजनाएं लंबी बनानी चाहिए, लेकिन उनको कैसे हम देखें, उनको कैसे सही रास्ते पर रखें, उसका अलग अलग तरीका बनाना पड़ेगा। और वो काम जो सालाना बजट है उसका नहीं है, लेकिन उसकी चर्चा इसमें की गई। तो इसमें चर्चा बहुत तरह की हुई है जिनका बजट से कोई रिश्ता नहीं है। और जहाँ तक बजट की बात है, उसमें सबसे बड़ी बात ये दिखती है कि पिछले जो साल से इस साल का बजट कोई ज़्यादा नहीं है। अगर उसमें आबादी जो बढ़ी है वो जोड़ लें और इन्फ्लेशन कर दें तो कुछ कम ही होगा। और उसके अलावा देखें तो हमें जानना पड़ेगा जो 100 रुपये सरकार खर्च करती है वो कहाँ से आते हैं और कैसे खर्च होते हैं। तो आज की तारीख में जो पैसे आते हैं उसमें जीएसटी, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये करीब करीब बराबर बराबर है। और कुछ पैसे हम बाहर से मांगते हैं, 35 रुपये, 100 में 35 रुपये मांगने पड़ते हैं। और करीब 10 रुपये ऐसे हैं जो कि नॉन टैक्स रेवेन्यू में आते हैं। तो 55 रुपये टैक्स वगैरह के नाम पे, 35 रुपये या 35% के लीजिए वो हमारा उधार लेता है, कर्जा लेते हैं हम बाहर से, या बॉन्ड करते हैं, जो भी है वो बेसिकली कर्जा हुआ। और 10% करीब नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। ये हमारा 100 रुपया हो गया, 100% हो गया। खर्चा करने में 20% चला जाता है ब्याज देने में। हमने इतना पैसा उधार लिया है अब तक कि 20% जो हमारी आमदनी का है चला जाता है ब्याज पे। बचे 80%, उसमें से जो आप खर्चे देखें तो सबसे ज़्यादा खर्चा होता है डिफेंस पे। डिफेंस से अगर आप खर्चा देखें, गाँव का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, टेलीकम्युनिकेशंस का, रेलवे का, सब जोड़ लें तो करीब डिफेंस से कुछ कम होता है। यानी कि डिफेंस जो है करीब 550 खरब रुपये, जो यानी कि एक बहुत 5 गुना शिक्षा का और स्वास्थ्य का 5 गुना से कुछ ज़्यादा ही है। इतना पैसा हम डिफेंस में खर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो हमारा जो पूरा जो व्यवस्था है, इसमें इस बार उन्होंने गांव के लिए मनरेगा के पैसे कम हो गए, सब्सिडी कम कर दी गई। तो जो भी चीज़ें गरीबों से या गांव से जुड़ी हुई थी उसमें थोड़ा कमी आ गई। और जो भी चीज़ें सरकार, ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, उनको पैसे देने की बात है, वहाँ काफ़ी सुविधाएं दी गई हैं। लेकिन जो अमीर हैं उन पर टैक्स नहीं लगाया गया है। अभी बातचीत ये हो रही है कि अगर भारत में जो 140 बिलियनर के, उनको आप खरबपति कह लीजिए, उनके पास इतनी संपत्ति है जितने की नीचे के 60% के पास भी नहीं है, तो उनके ऊपर कितना टैक्स लगना चाहिए। अगर उनके पास मान लीजिए $200 बिलियन की संपत्ति है, उस पर कितना टैक्स लगाया जाए जिससे सरकार के जो बजट है वो ठीक हो सके। आज की तारीख में ये बात माननी पड़ेगी कि करीब भारत का जो कर्जा है सरकार का, वो भारत की जो राष्ट्रीय आमदनी है उसका करीब 90% है। ये अपने आप में उतनी बुरी चीज़ नहीं जितनी लगती है,
लेकिन फिर भी आप मान लीजिए कि जितनी आपकी राष्ट्रीय आमदनी है उतना अगर आपका कर्जा है, अगर आप किसी व्यक्ति के परिवार की बजट में इस तरह से देखें तो बड़ी मुश्किल होगी। तो लेकिन सरकार के पास मशीन होती है पैसा प्रिंट करने की। सरकार एक तरह से उसकी अपनी स्वायत्तता है, वो बहुत कुछ कर सकती है जो हम आम आदमी की तरह, परिवार की तरह नहीं कर सकते या कंपनियां नहीं कर सकती। तो जाहिर है कि उसके पास तमाम जरिए हैं इन चीज़ों से निकलने के, बचने के। लेकिन सबका मतलब क्या होता है कि आम आदमी का जीवन सुधरे। तो इसमें आम आदमी के जीवन आज के सुधरने कोई बात ही नहीं हो रही है। जो बात होगी वो 25 साल बाद होगी। तो अगर आप 25 साल बाद की बात करेंगे तो फिर अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है। हम कैसे तय करेंगे कि आप सरकार ने कैसा काम किया? तो नरेंद्र भाई में एक बड़ी प्रतिभा है। वो हर चीज़ को एक ऐसे स्तर पर लाते हैं जिससे कि हेडलाइन ठीक हो जाए और उसके बाद उनके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी की बात ना कर सके। तो दोनों चीज़ें बजट में हैं। हेडलाइन इसकी ठीक ठाक है, सब मिला के ये कह देंगे कि यहाँ खर्चा बढ़ाया गया, वहाँ खर्चा बढ़ाया गया। जहाँ भी खर्चा बढ़ाया है, ये मान लीजिए कि उन्होंने कई मदों को जोड़ दिया है, कोई नई बात नहीं हुई है। पिछली बार जब मैंने देखा 2 साल पहले शिक्षा में, तब भी यही हुआ था। जो 2-4 और मदद थी जिनमें और खर्चे होते तो उनको जोड़ के शिक्षा का नाम दे दिया। तो उनमें ये प्रतिभा बहुत बड़ी है कि कहीं भी चाहते हैं, हर बात को इस तरह रखते हैं कि लोग उसको पसंद करें, लोग उनकी प्रशंसा करें, माने कि बहुत बड़ा काम हो रहा है, जबकि असलियत में कुछ काम होता नहीं है। आपने सुना होगा स्मार्ट सिटी 100 थी। बताइए कोई स्मार्ट सिटी दिखती है आपको कहीं? कागज़ बन गई होंगी, लेकिन कोई स्मार्ट सिटी देश में तो है नहीं। स्वच्छता की बात देखिए आपने, दिल्ली कितनी साफ़ है, अपने आप देख लीजिए। लोग कहते हैं इंदौर बहुत साफ़ हो गया है, लेकिन साफ़ होने के पैमाने क्या हैं, उस पे आप सोचना पड़ेगा। क्योंकि स्वच्छता की बात जब करेंगे तो हम सरकार के नाम पे एक प्रोसेस बनाते हैं, इसमें प्रोसेस की जगह उन्होंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। तो यही हर चीज़ में होता है, जहाँ प्रोसेस बनाना चाहिए जिससे कि गंदगी यहाँ से उठा के वहाँ फेंकने की बात नहीं है। यहाँ से उठा गंदगी का एक उसको भी ठीक करने की बात है। जो हम कूड़ा उठाते हैं उसको कैसे उसका इस्तेमाल करें, ठीक करें, वो नहीं हो रहा। जो झाड़ू लगाएँगे तो हम एक जगह से उठा के दूसरी जगह छोड़ दिया। तो हमारी व्यवस्था में अब तक जितना भी हुआ है, पिछले 7-8 साल में कहिए, 75 साल में भी, अगर बात गरीबों की है, तो उसमें गरीबों के बारे में हमारी नीतियाँ, उनमें दिमाग हमारा कुछ गरीब जैसा लगता है। और जो अमीरों की बात है, वहाँ उनको जो पसंद आता है कर लेते हैं। अगर आप देखें इस बार भी, तो जब बजट देखता हूँ सोचता हूँ कि इसमें किस पूंजीपति ने कितना जोर लगाया होगा ये बजट बनाने के लिए। क्योंकि जो बजट बनते हैं, वो इस तरह होते हैं कि जो व्यापारी वर्ग है उसका फ़ायदा होता रहेगा और आम आदमी का जो कुछ हो ना हो। तो ये बजट जो है अपने आप में कुछ चीज़ों के हिसाब से याद रखा जाएगा, क्योंकि 1 साल की बात को 25 साल में टाल दिया है और जो बाकी जो गरीबों के लिए चीज़ें हैं वो कम हो गई हैं और जो अमीरों के लिए चीज़ें हैं उस पे जोर दिया गया है। और कई अनाप-शनाप चीज़ें जिनका कोई भी बजट से रिश्ता नहीं होना चाहिए, सारी बात उस पे ठोक दी गई है। जैसे कि वो डिजिटल बात, अगर आप रुपए को डिजिटल कर दोगे, उससे क्या होगा? ऑलरेडी अगर आप देख रहे हो, आप पेमेंट कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक ढंग से, तो उससे पैसे की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो पैसे कैसे आते हैं? खाते में आते हैं। अगर सब लोग उस तरह से काम करना शुरू करें और सिर्फ डिजिटल पेमेंट सिस्टम भी चलेगा, अपने आप ही एक तरह से जो कैश है उसकी ज़रूरत कम हो जाती है और जो पैसा अपने आप डिजिटल ही हो गया। लेकिन फिर डिजिटल करेंसी बनाने की बात है। ये सब जो है दिमाग की उलझने हैं, फितूर हैं सबके, जो लोग पब्लिक पॉलिसी के बारे में सोच नहीं पाते, वो सब करते रहते हैं। तो ये हुआ हमारा जो बजट का हिसाब है। दूसरा था बहुत बड़ी बात जो हुई है बीच में, न्यूयॉर्क टाइम्स ने पेगासस, एक इज़राइल की एक सॉफ्टवेयर कंपनी थे, जो सिर्फ़ सरकार की तरफ से सरकार को बेचती है। उसपे भारत, पोलैंड और हंगरी ने नेतन्याहू के साथ संबंध बना के उनसे अपने देशवासियों पर जासूसी करने के लिए पेगासस सॉफ्टवेयर का की खरीद की। उसकी खरीद के नाम पे कुछ और चीज़ें भी हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स की आर्टिकल ने लिखा, उनके काफ़ी 1 साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद, कि करीब $2 बिलियन, 15,000 करोड़ रुपए की डील थी। उसमें कुछ बात आर्मामेंट्स की थी, कुछ बात ये थी कि इज़राइल को सपोर्ट किया जाएगा। तो भारत ने यूनेस्को में जो फ़लस्तीन को हमेशा सपोर्ट करते थे, आप याद रखिएगा इज़राइल के बारे में, जैसे साउथ अफ्रीका था ऐसे इज़राइल भी था।
भारतीय पासपोर्ट्स में 20 साल पहले तक लिखा जाता था ये पासपोर्ट्स दक्षिण अफ्रीका और इजराइल के लिए मान्य नहीं है, यानी कि भारतीय पासपोर्ट वाले इजराइल जा नहीं सकते थे और दक्षिण अफ्रीका जा नहीं सकते थे। उसकी वजह बेसिकली रेसिज्म थी दक्षिण अफ्रीका में, और पैलेस्टीन के साथ जो जोर जबरदस्ती और नुकसान जो जो जाति होती रहती है इजराइल के नाम पे, इसलिए वहाँ पे अब भारत ने अपनी पूरी समझ बदल दी और पैलेस्टीनियन की जो एक डेलीगेशन उनका उनका जो एक रिप्रेजेंटेटिव होता था यूनेस्को में, उसको उन्होंने वोट नहीं दिया। ये जो बहुत बड़ा बदलाव था, इसके लिए उन्होंने इजराइल से पेगासस सॉफ्टवेयर सरकारी तौर पे खरीदा। 15,000 करोड़ रुपए का खर्चा था, पूरी डील थी, उसमें कई चीजें शामिल थी। इसके अलावा भी सब लोग जानते हैं कि हमारी सरकारें जासूसी करती हैं, उसके कुछ नियम हैं। एक मजिस्ट्रेट का ऑर्डर चाहिए, कि जज का ऑर्डर चाहिए, किसी के ऊपर किसी के फ़ोन की उस पर सुनवाई करने के लिए, या जो भी आप कह लीजिए। तो उसके ऊपर जो है इस बार ऐसा हुआ, पेगासस सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन में बैठ जाता है अगर आप साधारण भाषा में बोलें तो, और सारी सूचना भेजता रहता है जिस भी जो भी उसको मॉनिटर कर रहा है उसको, आप क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, आपका कौन सा एप्लीकेशन क्या कर रहा है, सब कुछ सारी की सारी बातें हैं। यहाँ तक कि कहा कि अगर आप बाथरूम में जाएं तो वहाँ भी आपको देख सकते हैं। यानी कि बेसिकली ये 24 घंटे का सर्वेलेंस एक तरह से है। मैं जानता हूँ कि तमाम जो हमारे मित्र हैं, जो सरकार में हैं, जो कैबिनेट में हैं, उसके आसपास हैं, वो सब जानते हैं कि फ़ोन पे बात नहीं करनी चाहिए, वो सब व्हाट्सएप की बात करते हैं। लेकिन अगर आपके फ़ोन पर वो पेगासस सॉफ्टवेयर को आपने किसी भी तरह से आपके फ़ोन पे आ गया है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस एप्लीकेशन से बात कर रहे हैं, वो फ़ोन पे जो भी कार्रवाई होगी वो सॉफ्टवेयर की जो मॉनिटरिंग करेगा उसको मिलती रहेगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आप अपने ही देशवासियों के ऊपर इस तरह से जासूसी करें। इसको जो नाम दिया न्यूयॉर्क टाइम्स ने ट्रीजन का, यानी कि देशद्रोह का नाम दिया। टेलीग्राफ जो अखबार है कलकत्ते का, उसने कहा देशद्रोह है। भास्कर, दैनिक भास्कर में लिखा कि अमेरिका का अखबार उसको देशद्रोह बोला। हमारे जनरल वी के सिंह ने क्या कहा, उन्होंने पहले तो कहा था कि जो अखबार के लोग हैं प्रेस्टिट्यूट होते हैं, यानी कि उसका आप समझ रहे हैं, उसका एक आशय था प्रेस से प्रेस्टिट्यूट, और आप जानते हैं एक दूसरा शब्द भी है प्रोस्टिट्यूट, उससे उसको वो एक राइम करता है, उस तरह से उन्होंने बनाया। इस बार उन्होंने कहा सुपाड़ी मीडिया कर दिया है। जब मुझे याद है जब आपको एक कंपनी थी जो नरेंद्र भाई के लिए काम करती थी गुजरात में, आपको कंपनी ने को बहुत पैसे दिए गए, करीब 10 करोड़ रुपए दिए गए। उसका काम क्या था कि उनकी छवि सुधारे। वो टाइम मैगजीन में अखबार एक आर्टिकल निकाले, उनके कवर पेज पे उसको मोदी जी के बारे में बात करे। अगर वही अखबार नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हैं तो अच्छे हो जाते हैं, वो अगर उन पे सवाल करते हैं तो वो अब सुपाड़ी मीडिया बन गए। तो जनरल वीके सिंह अब उन्होंने काफ़ी नाम कमा लिया प्रेस्टिट्यूट शब्द से, अब सुपाड़ी मीडिया के उनको जाना जाएगा। उनकी कुछ प्रतिभाएं हैं, एक तो ये है कि वो दुजन्मा हैं, उनके 2 जन्मदिन थे और उसकी लड़ाई उन्होंने भारत सरकार से की। चूँकि वो लड़े यूपीए से तो वो बीजेपी के खेमे में आ गए। उसके बाद उन्होंने अपना नाम कमाया कह कि प्रेस्टिट्यूट होते हैं प्रेस वाले, और अब तीसरा नाम कमाया कि सुपाड़ी मीडिया। तो उनकी काफ़ी प्रतिभा है, अब अच्छे जनरल हैं। उनकी एक और प्रतिभा है कि सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले एमपी भी रहे हैं। लेकिन अगर इतने समझदार लोग इस तरह की बातें करते हैं तो लगता है कि कहीं कुछ मौलिक रूप से कहीं गड़बड़ होना शुरू हो गई है। तो जो जो इसको कैसे देखा जाए, इसके बारे में सभी पार्टियों को सामने आना चाहिए। तो आप ये भी देखते हैं कि हर नेता ने इसके बारे में बात नहीं की है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि जब सरकार में आएंगे तो उनको जासूसी करनी पड़ेगी सबके ऊपर कहीं ना कहीं। इसलिए कि हमारा हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत नहीं है, कि उसकी प्रोसेस इतनी मजबूत नहीं है कि वो हम किसी से जासूसी को रोक सकें। लेकिन अगर जनतंत्र को मजबूत करना है तो हमें इन चीज़ों के सामने रोज लड़ना पड़ेगा। जनतंत्र की लड़ाई जो है वो एक दिन में ख़त्म नहीं होती, ये रोज़ाना की लड़ाई है, हर पल की लड़ाई है। उस पल में सभी देशवासियों को, लोगों को, जनता को, नागरिकों को, वोट देने वालों को सामने आना पड़ेगा। इलेक्शन जो है सिर्फ एक पहलू है लोकतंत्र का। इलेक्शन को जिस तरह मैनिपुलेट करते हैं वो आप जानते हैं, चाहे कंबल बांट के, चाहे शराब दे के, चाहे जो पैसे दे के, चाहे
जो भी आप करें, किस तरह से गरीब लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनको कुछ भी देंगे तो बहुत बड़ी बात होती है, उससे आप वोट कर लेते हैं। कितने नियम बनाए गए, कितने कानून बनाए गए, इलेक्शन कमीशन ने कोशिश की वॉच करने की, लेकिन ये जो है जहाँ मूल्यों की लड़ाई है, जहाँ हमारी बुनियादी जो मान्यताएं इस तरह की हैं कि हम ज़रूरतें इस तरह की, मजबूरियाँ इस तरह की हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, कुछ भी मिलेगा हम उससे बदल लेते हैं। तो थोड़े कुछ लोग होशियार हो गए हैं। केजरीवाल ने कहा था कि पैसे उनसे ले लो लेकिन वोट हमको देना। खैर वो सब अच्छी बातें हैं, लेकिन जो पेगासस से जो बात शुरू हुई है, जो सरकार 15,000 करोड़ रुपए की डील करके अपने देशवासियों पे जासूसी करे, इसके बारे में उनकी खबर लेनी चाहिए। एक उनको अकाउंटेबिलिटी हमें चाहिए उनसे। इस बात की चर्चा सदन में होनी चाहिए, संसद में होनी चाहिए। इस बात को लेकर के विपक्ष को चाहिए कि सरकार को घेरे और सुप्रीम कोर्ट वगैरह जितने भी कोर्ट हैं हर जगह जाके बात करेगी, ये बात गलत है, इस पर सरकार को सेंसर करना चाहिए। जो भी कानून कहता है उससे सरकार की उसको प्रोसिक्यूट करने की बात होगी, चाहे लोगों की हो चाहे सरकार की हो, जो भी हो, लेकिन ये कुछ करना पड़ेगा। वरना अगर आपने इसको इस बार मान लिया तो फिर सरकार अपने आप जनता के ऊपर हावी होती चली जाएगी। तो दोनों बातें हैं। हमारा बजट अजीब सा है कुछ, कोई जिसने बजट बनाए होंगे उनको लगेगा कि ये कैसा बजट है, ये सालाना नहीं है, 25 सालाना है, या उसमें जो और बाकी बातें हुई हैं उनमें कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि किसी ने सोच विचार के बनाया है। एक मजबूरी थी, वो पूरी कर दी गई है। और पेगासस जो है वो मैं मानता था कि ये जब कोई भी नेता, लोकप्रिय नेता अपने आप को मान लेता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, तब ऐसी गलतियां हो जाती हैं। लेकिन ये बहुत सोच समझ के डिलिबरेटली की गई गलती है। ये सिर्फ गलती नहीं है, ये जानबूझ के किया गया एक अपराध सा है देश के लिए। इस पे सबको सोचना पड़ेगा। इस बात के साथ अगली पायदान तक आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।